नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद शानदार और रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। मतलब बिल्कुल शुरुआत से डायनासोर के खात्मे की राख से लेकर प्राचीन भारत के उन गहरे दार्शनिक विचारों तक जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। आज हम सिर्फ तारीखें नहीं रटेंगे बल्कि इतिहास को सच में महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे राख से प्रारंभिक मानव तक के सफर के, फिर पाषाण युग की क्रांति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपदों का उदय और अंत में वो महान आध्यात्मिक जागरण। भाग 1, राख से प्रारंभिक मानव तक, क्षुद्र ग्रह की टक्कर से लेकर पहले होमिनिन तक। अगर हम समय के इस पहिए को घुमाएं तो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और डायनासोर के साथ साथ 75% जीवन खत्म हो गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, उस महाविनाश में भी कुछ छोटे स्तनधारी जीव गुफाओं में छिपकर बच गए। लाखों सालों में इन्हीं से प्राइमेट्स बने। फिर करीब 40 लाख साल पहले लूसी जैसी प्रजाति ने पहली बार 2 पैरों पर चलना शुरू किया और वहां से होते हुए अंततः उन्नत दिमाग वाले हम इंसान यानी होमो सेपियंस अस्तित्व में आए। अच्छा, मानव विकास को लेकर एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं ना कि इंसान सीधे आधुनिक बंदरों से बने हैं। बिल्कुल नहीं। विज्ञान और लूसी जैसे जीवाश्म हमें साफ बताते हैं कि मानव और आज के बंदर दोनों का विकास एक ही साझा पूर्वज से हुआ है। मतलब हम एक ही पेड़ की 2 अलग-अलग शाखाएं हैं, सीधे तौर पर उनके वंशज नहीं। भाग 2, पाषाण युग की क्रांति, अस्तित्व बचाने से लेकर सभ्यता तक का सफर। ये जो समय था ना, ये इंसान की बुद्धि के विकास का सबसे अद्भुत दौर था। पूरा पाषाण काल में जब इंसान ने पहली बार आग पर काबू पाना सीखा तो वो सच में एक गेम चेंजर था। फिर मौसम गर्म हुआ, मध्य पाषाण काल में छोटे और पहने औजार बने, इंसानों ने कुत्तों को पालना शुरू किया। और फिर आई नव पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति, खेती। इसी खेती ने हमें खाना बदोश शिकारी से बदलकर एक जगह टिक कर रहना और बस्तियां बसाना सिखा दिया। भाग 3, सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन विश्व का उत्कृष्ट शहरीकरण। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, मोहनजोदड़ो में आपका स्वागत है। मैं एक हड़प्पा वासी हूँ। जरा हमारी गलियों को देखिए, ये बिल्कुल सीधी हैं और 90 डिग्रीज के समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। हमारे पक्की ईंटों से बने घरों में जो जल निकासी या ड्रेनेज सिस्टम है ना, वो बेमिसाल है। सच में ये उस जमाने की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का कोई जादू ही था। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा और थोड़ा रहस्यमयी सवाल उठता है। जो सभ्यता व्यापार, इंजीनियरिंग और कला में इतनी ज्यादा एडवांस्ड थी, वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? दशकों तक लोग सोचते रहे कि कोई बड़ा हमला हुआ होगा, लेकिन आधुनिक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। असल में ये कोई अचानक हुआ हिंसक अंत नहीं था। टेक्टोनिक हलचलों से आए विनाशकारी भूकंप, भयानक जलवायु परिवर्तन, बारिश के पैटर्न में बदलाव और नदियों के अपना रास्ता बदलने से आई बाढ़, इन सब प्राकृतिक आपदाओं ने मिलकर धीरे धीरे खेती को तबाह कर दिया। यानी ये महान सभ्यता बहुत ही धीमी और क्रमिक गिरावट का शिकार हुई। भाग 4, वैदिक काल, मंत्र, बदलती सत्ता और समाज। अब ये हिस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। आपने आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में तो सुना ही होगा ना, कि घोड़ों पर सवार विदेशी हमलावर आए और उन्होंने सिंधु घाटी को नष्ट करके वैदिक समाज बसाया। आधुनिक विज्ञान ने अब इस मिथक को पूरी तरह खारिज कर दिया है। 13,000 डीएनए नमूनों की जांच से पता चला है कि 99% डीएनए समान है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह कोई बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि यहीं के लोगों का अपना सांस्कृतिक और आंतरिक विकास था। उस समय सत्ता का स्वरूप कैसा था, जरा सुनिए। मैं राजन हूं। मेरा मुख्य काम अपने कबीले और मवेशियों की रक्षा करना है। लेकिन ध्यान रहे, मैं अपनी तलवार के दम पर अकेले शासन नहीं करता, बल्कि सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं की सहमति और उनकी बुद्धिमानी से फैसले लेता हूं। लेकिन देखिए, वक्त के साथ चीजें कैसे बदल जाती हैं। अगर प्रारंभिक वैदिक काल को देखें तो समाज काफी लचीला और समान था। मवेशी ही असली संपत्ति थे और महिलाएं काफी पढ़ी लिखी थीं और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सब कुछ पलट गया।
जमीन असली संपत्ति बन गई, वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई, महिलाओं पर पाबंदियां बढ़ने लगीं और शासन कबीले की लोकतांत्रिक सभाओं से निकलकर वंशानुगत राजतंत्र के हाथों में सिमटकर रह गया। भाग 5 महाजनपदों का उदय, महान प्राचीन राज्यों का युग। तो ये महाजनपद आखिर थे क्या? इसका शाब्दिक अर्थ है महान क्षेत्र या विशाल राज्य। जब लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू हुआ तो घने जंगलों को काटना और बड़े पैमाने पर खेती करना बहुत आसान हो गया। इसी सरप्लस खेती की बदौलत प्राचीन भारत में 16 बहुत ही ताकतवर और बड़े राज्य उभरकर सामने आए। इन महाजनपदों में मुख्य रूप से 2 तरह की सरकारें चलती थी। एक तरफ मगध और कौशल जैसे राजतंत्र थे, जहां एक राजा के पास सारी शक्तियां होती थी और सत्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। लेकिन दूसरी तरफ वज्जी और मल्ल जैसे गणतंत्र या गणसंघ भी थे, जहां सत्ता किसी एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि कुलों की सभाओं के पास बंटी हुई थी। जरा सोचिए, उस प्राचीन काल में भी विकेंद्रीकृत सत्ता यानी एक तरह के लोकतंत्र का कंसेप्ट मौजूद था। भाग 6 आध्यात्मिक जागरण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और मध्यम मार्ग। जब समाज में कर्मकांड बहुत ज्यादा कठोर हो गए तब एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया। भगवान बुद्ध ने इस आध्यात्मिक जागरण को 4 आर्य सत्यों में बड़ी ही खूबसूरती से पिरोया। उन्होंने दुनिया को समझाया कि देखिए, जीवन में दुख है और उस दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और लगाव हैं। अगर हम इन इच्छाओं को छोड़ दें तो दुख का अंत बिल्कुल संभव है और इसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग यानी संतुलन का जीवन अपनाना। बहुत ही सिंपल, लेकिन कितना गहरा विचार है। वहीं दूसरी ओर जैन दर्शन का नजरिया देखिए। हम चलते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं, अपने आगे की जमीन को बुहारते हुए चलते हैं ताकि अनजाने में भी किसी जीव की जान न जाए, क्योंकि हर जीवित प्राणी में एक आत्मा होती है। ये अहिंसा, बिल्कुल परम अहिंसा ही हमारी सबसे बड़ी नींव है। ये करुणा का एक बिल्कुल अलग ही स्तर था। मुझे जैन धर्म के सिद्धांत सच में बहुत कमाल के लगते हैं। अनेकांतवाद और स्यादवाद। इनका मानना है कि सत्य के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक विचार परम सत्य नहीं होता। वो अंधे लोगों और हाथी वाला उदाहरण याद है, जहां कोई हाथी की पूंछ पकड़कर उसे रस्सी समझ लेता है तो कोई पैर पकड़कर खंबा। बिल्कुल वैसे ही हम सब सत्य का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं। ये विचार हमें दूसरों के नजरिए का सम्मान करना और बौद्धिक सहिष्णुता सिखाता है। इतिहास और प्रकृति का धर्म पर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। मगध में पड़े एक भयंकर अकाल की वजह से जैन समुदाय में एक बड़ा विभाजन हुआ। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि जैन दर्शन 2 अलग-अलग शाखाओं में व्यवस्थित हो गया। दिगंबर, जो पूरी तरह से कपड़ों सहित हर संपत्ति का त्याग करते हैं और कठोर तपस्या करते हैं, और श्वेतांबर, जो मानते हैं कि सादे सफेद वस्त्र पहनने से मोक्ष के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। 84 लाख! जी हाँ, आज भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या करीब इतनी ही है। ये आंकड़ा हमें 1956 की उस महान घटना की याद दिलाता है जब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी और उस प्राचीन धर्म की चेतना को एक बार फिर से नई जिंदगी दी। तो एस्टेरॉयड की तबाही से बच निकलने से लेकर मोक्ष और निर्वाण की खोज तक इंसान ने एक बहुत लंबा और शानदार सफर तय किया है। हमने प्रकृति से लड़ना सीखा, बस्तियां बसाईं, भव्य सभ्यताएं खड़ी की और जीवन के सबसे गहरे अर्थ खोजे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमारे इस साझे महाकाव्य में मानव विकास का अगला बड़ा कदम आखिर क्या होगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।